हेलो जी, गुड मॉर्निंग। CSIR नेट फेब 2022 जो कि जून 2021 का एग्ज़ाम था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 26, 29, 32 और 53 शिफ्ट 1 की, जो कि यादों की बारात है। क्वेश्चन है साइक्लिन्स के ऊपर, प्रोटीन असाइलेशन, CCA, ट्रांसफर आने वाली कहानी, रेप्लिकेशन फॉर्क और क्लीवेज की स्टोरी। जब एग्जाम हॉल में स्टूडेंट बैठा होता है ना और क्वेश्चन देखता है सामने जिसके आंसर उसे याद नहीं आ रहे हैं, तो उसकी तड़प, उसकी इच्छा कि भाई वो क्या चाहता है उस क्वेश्चन के साथ और क्या फील कर रहा है, इंडियट इस गाने की इन लाइन के साथ देखो कितना बढ़िया कोरिलेट करता है। ध्यान से सुनो और एज्यूम करो कि ये तुम हो जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो और तुम्हें क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रखा जो पढ़ रखा था। याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ तुम, अभी जाए के बाद। अब ऐसी कुछ फीलिंग होती है जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने रखा हुआ है और याद सा आ रहा है कुछ कि वो था, लेकिन वो मिल नहीं रहा आंसर जो था हमारे दिमाग के अंदर। एनीवे, ये गाना डिस्को मूवी से था, 1982 की मूवी, और ये बप्पी लाहिरी का गाना था। स्पेशल थैंक्स ट्रिब्यूट। उन्होंने बहुत बढ़िया बहुत सारे गाने गाए और जिन्होंने काफी लोगों को प्रेरणा भी दी। अब देखो ना, आज यही गाना कितना कोरिलेट कर रहा है एक नेट के एग्जाम देते हुए स्टूडेंट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। Progression across G1 to S boundary followed by entry into S phase is promoted by the activation of which one of the following protein complex। भाई हमें याद है कि डिफरेंट CDK एंड साइक्लिन्स अलग अलग फेसेस को कंट्रोल करते हैं, और आपको ये भी याद होगा कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है जो कि साइक्लिन पर डिपेंड होकर काम करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि ये G1S ट्रांजिशन में कौन सा साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो ये दिए गए हैं इनमें से काम आता है। अब इसके लिए आपको अपना एक टेबल तो याद है। यहाँ जिस टेबल में हमने कहा था कि भाई G1 to S ट्रांजिशन में साइक्लिन E और CDK2 इन दोनों का गठजोड़ है जो रोल निभाता है, और यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन था CDK4 साइक्लिन D जो कि गलत हो गया, CDK2 और साइक्लिन E जो कि सही हो गया, और CDK4 6 साइक्लिन और बाकी सब तो आप छोड़ ही दो ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ID नंबर 98। और भाई देखिए, ये जो याद है वाली कहानियाँ है ना, ये बड़े काम आती हैं, खास तौर से इस तरह के टेबल जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, फिर चाहे वर्टिब्रेट की बात करें चाहे बड़ी लिस्ट की। चलिए फिर अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 एक लिटरेचर में तो लंबा चौड़ा था, हालांकि आंसर बड़े सिंपल थे। क्वेश्चन 26 बोलता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोवलेंटली अटैच्ड लिपिड्स हेल्प टू एंकर सम वाटर सोल्यूबल प्रोटीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्हें हम लोग लिपिड एंकर्ड प्रोटीन भी कहते हैं। One group of cytosolic proteins are anchored to the cytosolic phase of membrane by a fatty acyl group जैसे कि myristate या फिर palmitate। These groups are generally covalently attached to the amino acid present at the end terminus of the polypeptide chain। तो अगेन क्वेश्चन यही है ना, क्या तुम्हें याद है? याद होना चाहिए था ये डायग्राम। जिस डायग्राम में हमने देखा था कि भाई जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को अगर मुझे लिपिड एंकरिंग करानी है तो उसके लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन चैप्टर का नाम था, जहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था कि प्रोटीन के कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं, और यहीं पर मॉडिफिकेशन की बात आई थी माइलस्टोल ग्रुप ऐड करने की या फिर पाल्मिटोल ग्रुप ऐड करने की। और जब बात हमें करनी हो कि हमें अमीनो टर्मिनस पे ऐड करना है, तो जो अमीनो एसिड था वो था ग्लाइसिन। सेम ऐसे फार्नेसाइल की भी बात की थी हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर बीच में जुड़ना है तो स्टोरी डिफरेंट है, तो वहाँ सिस्टीन का रोल था। अब यही इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में थी कि एन टर्मिनस का कौन सा अमीनो एसिड इस्तेमाल होने वाला है, तो आंसर है ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर 101। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 29 की। लंबा सा है लेकिन है नहीं। इन बैक्टीरिया मैनी द ट्रांसफर RNA genes do not contain the CCA sequence found at the 3' end of the transfer RNA। बैक्टीरिया के आरएनए में हम लोगों ने देखा कि भाई बैक्टीरिया के आरएनए में जो 3' एंड होता है वहाँ पर हमें कुछ खास सीक्वेंस देखने को मिलती है, और उस सीक्वेंस का बड़ा रोल भी है, CCA।
In this context, which of the following statement represent the correct explanation? और again, क्या तुम्हें अब एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। In these transfer RNA, amino acylation occur at the 3' end of the transfer RNA, irrespective of the presence of the CCA sequence. दूसरा ऑप्शन बोल रहा है CCA sequence is added to these transfer RNA transcription in a DNA template independent manner, जो कि इसका आंसर भी है। These transfer RNA exploit the process of trans-splicing to include a CCA sequence at the 3' end। या trans-splicing की कहानी लीडर सीक्वेंस में थी। The absence of CCA sequence occurred only in the last common ancestor LCA during the course of evolution, and the current day transfer RNA genes always possess a sequence to encode the CCA and the transfer RNA। चलिए ऑप्शन भी पढ़ लिया हमने कि यहाँ भी हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद हमने पाया था कि ट्रांसक्रिप्शन के क्या क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं ट्रांसफर आरएनए में, जैसे कि आरएनएस पी और आरएनएस डी ये किनारों की ट्रिमिंग करते हैं। इसके अलावा एक इंट्रॉन भी निकलता है एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, और हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मॉडिफिकेशन भी होगा इसके कई सारे बेसिस का, और फिर सीसीए ऐड किए जाएंगे लास्ट वाली जगह पर, और ऐड करने वाले एंजाइम का नाम है ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। इसे कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए होती, ये जानबूझ के हमेशा सीसीए ही ऐड करेगा। तो ये थी वो बात जो हमें याद रहनी थी, और इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर 2, जिसकी आईडी है 114। CCA sequence is added to these transfer RNA transcript in a DNA template independent manner, और ये भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। न जाने ऐसी कितनी बहुत सारी बातें हम लोग याद रखते हैं जो फिर हमारे काम आ जाती हैं, कई बार आसान तो कई बार टफ। क्वेश्चन नंबर 32 को चेक कर लेते हैं। Which one of the following protein is essential for both the initiation of DNA replication as well as the continued advance of replication form? क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने कहा है कि ये एसेंशियल है दोनों ही प्रोसेस के लिए, इनिशिएशन के लिए भी और एलोंगेशन के लिए भी। इसमें ऑप्शन है ORC, जेमिनी, CDC45 और CDC6। तो अगेन अब हम याद करें कि हमने इस बारे में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ORC वाली जो कहानी है ये इनिशिएटर के रूप में काम आती है, और इसके अंदर MCM227 जो हमारा हेलिकेस है ये भी पाया जाता है, और ये हेलिकेस आगे तक भी रहता है। तो एक बार को सोचने में लगता है कि शायद ORC अवेलेबल है लास्ट मोमेंट तक, लेकिन फिर आती है CDC45 की बात। देखिए CDC45 रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन शुरू नहीं होगा जब तक कि CDC45 आकर के अपना काम ना कर दे। तो ORC ओरिजिनेट हो चुका है CDC6 के साथ में, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। जब MCM भी आ गए आपके हेलिकेस भी, तब आता है आपका CDC45, और ये सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है MCM का फॉस्फोराइलेशन वगैरह करा करके, और इसी की वजह से अब सिस्टम एक्टिवेट है। ना सिर्फ एप्लीकेशन शुरू हो गया है, बल्कि इलोंगेशन के दौरान भी ये साथ साथ चलने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था CDC45। ऑप्शन की आईडी है 127। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 53 की। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मैमल, जिसमें से एक है रेडियल, एक है स्पाइरल, एक है रोटेशनल और एक है बाइलेटरल। क्या तुम्हें याद है? ये क्वेश्चन के लिए हमें ये डायग्राम था जो हमें चाहिए था। हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है मुझे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और अगर मैं बात करूँ मैमल्स की तो भाई रोटेशनल क्लीवेज मुझे यहाँ देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि कई तरह के एग्स में क्लीवेज होते हैं और इसी के बेस पर हमने इनका डिफरेंशिएट कर रखा है। तो ये थी याद वाली बात, जो इसका सीधा सीधा आंसर था रोटेशनल, और आंसर नंबर है 211। तो आई होप कि इन क्वेश्चनों को करने के बाद में कुछ और आपकी दुविधाएं सॉल्व हो गई होंगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि याद रखना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में पढ़ना भी जरूरी है ताकि आप उसे याद रख पाओ। चलिए फिर याद रखिए iFly को। iFly आपकी ज़िंदगी में कैटलिस्ट की तरह है। फिलहाल तो आप मज़े कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चनों के सॉल्यूशन का वेट कीजिए। बाय बाय।